मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, जिसे भू संतुलन की संकल्पना कहते हैं। कि आखिर ये भू संतुलन की संकल्पना है क्या। हमारी जो पृथ्वी है, हमें सब जानते हैं कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी के ऊपर कुछ धरातलीय भाग ऊंचे हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि, और कुछ धरातलीय भाग गहराई वाले हैं, जिसमें झील, समुद्र तल आदि आते हैं। तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित भागों, यानी ऊंचे उठे भागों, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आते हैं, और गहराई में स्थित भागों, जिसमें झील, समुद्र तली आदि आते हैं, में स्थित यांत्रिक और भौतिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। भू संतुलन को इंग्लिश में आइसोस्टेसी कहते हैं, जो कि आइसोस्टेसी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द आइसोस्टेसियस से बना है। आइसोस्टेसियस आइसोस्टेसियस का अर्थ होता है समान स्थिति। सबसे पहले टटन महोदय हुए जिन्होंने आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने 1889 में हटन ने सर्वप्रथम आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले आइसोस्टेसी या भू संतुलन की बात आई 1859 में, जब 1859 में सिंधु गंगा मैदान के अक्षांशीय मापों की गणना करने के लिए वहां पर महासर्वेक्षक एवरेस्ट के निरीक्षण में, उनके निर्देशन में सिंधु गंगा मैदान के अक्षांशीय माप की गणना करने के लिए खगोलीय और त्रिभुजीकरण विधि द्वारा वहां पर सर्वे किया गया 1859 में। और उस समय हिमालय जो है, हिमालय के तलहटी में कल्याण और उससे लगभग 96 किलोमीटर दूर कल्याणपुर नामक दो स्थानों का चयन किया गया, और वहां पर खगोलीय और त्रिभुजीकरण विधि द्वारा सर्वे किया गया, और तब पाया गया कि वहां पर जो अक्षांशीय स्थिति थी, अक्षांशीय माप थी, उसमें 5.236 इंचेस का अंतर आया। जब ये गणना एरी और प्राट नामक भूगोलवेताओं के समक्ष रखी गई, तो उन्होंने अपने अपने विचार दिए, और एरी महोदय ने कहा कि हिमालय जो है वो अपनी आकर्षण शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग, उनकी आकर्षण शक्ति के कारण यहाँ पर जो पेंडुलम है वो आकर्षित हो रहा है, और इस कारण ये गणना में इतना अंतर आया है 5.236 इंचेस का। किंतु जब यही विचार प्राट महोदय के सामने रखे गए, तो प्राट ने कहा कि हिमालय जो है वो सियाल का बना हुआ है, और उन्होंने जब उस मैदानी क्षेत्र की गणना की, और तब उनका जो अंतर था ये 5.885 इंचेस का आया। अब समस्या और उत्पन्न हो गई कि क्या हिमालय जो है वो अपनी आकर्षण शक्ति का कम प्रयोग कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है। फिर 3-4 तथ्य सामने आए कि हो सकता है, सबने कहा कि हिमालय जो है वह अपने हिमालय पर्वत जो है वह एक खोखला भाग है, जिसके अंदर चट्टाने ना होकर के बुलबुले हैं। या दूसरा विचार ये आया कि हिमालय जो है उसके ऊपर स्थित ऊंचे भाग जो है वो कम घनत्व वाले हैं, जिनका संतुलन गहराई में स्थित हल्के पदार्थों से होता है। कुछ ने कहा कि हिमालय जो है वो स्वयं, उसकी चट्टाने जो है वो कुछ हल्के घनत्व से बनी हुई हैं, और हिमालय पर्वत जो है
उसके अंदर एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, किंतु उस तल के नीचे घनत्व जो है वो सभी भागों का समान होता है। इस प्रकार से जो विचार निकल करके आए, उनके बाद भू संतुलन की संकल्पना अस्तित्व में आई, जिसके ऊपर एयरी, प्रैट, हेफोर्ड, बॉवी, जॉली, आर्थर होम्स आदि भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचार दिए, जिनके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डटन के विचारों का, जिन्होंने 1889 में आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था, इनके ये मुख्य रूप से ये चाहते थे कि महाद्वीपों और महासागरों में संतुलन की व्यवस्था को ये व्यक्त करने के लिए इन्होंने अपने विचार दिए थे। और डटन महोदय का कहना था कि जो ऊंचे उठे भाग हैं उनका घनत्व कम है और नीचे धसे हुए भाग जो हैं उनका घनत्व अधिक है, और इस प्रकार से सभी जो भाग हैं, भूभाग हैं, वो एक तल है जिसके ऊपर उनके घनत्व में अंतर होता है, लेकिन उस तल के ऊपर वो समान भार डालते हैं, और उस तल को इन्होंने कहा था क्षतिपूर्ति तल, या उसको समतोल तल भी कहते हैं, समतोल तल। और डटन महोदय ने कहा कि जब कभी इस जो भू संतुलन की व्यवस्था होती है, दशा होती है, इसमें अगर कभी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो स्वयं जो हमारी सियाल परत के नीचे जो सीमा है, उसमें जो तप्त मैग्मा वाला जो भाग है, वहां से वह पदार्थ रिक्त स्थानों की ओर नीचे ही नीचे सबस्ट्रेटम में ही, अधस्तर में ही नीचे वो रिक्त स्थान की तरफ चलता है, और उन भागों को वापस पुनः ऊपर की ओर धक्का देता है, वे भाग पुनः ऊपर ऊंचे उठते हैं, और इसे उन्होंने जो भू संतुलन की क्षतिपूर्ति का नाम दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एयरी महोदय थे, इनके क्या विचार थे। एयरी के विचारों की अगर हम बात करें, एयरी महोदय के जो विचार हैं वो रूट फॉर्मेशन कंसेप्ट और लॉ ऑफ फ्लोटेशन में उनका विश्वास था। एयरी महोदय का कहना था कि हिमालय जो है वो खोखला नहीं है, हिमालय जो है वो खोखला नहीं है। उन्होंने कहा हिमालय जो है वो अन्य स्थलीय भागों की तरह सियाल का बना हुआ है, और सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रही है। ठीक उसी प्रकार जो हिमालय पर्वत है वह भी नीचे ग्लासी मैग्मा के ऊपर तैर रहा है। एरी ने कहा कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा, उसका एक भाग पानी के ऊपर रहता है और बर्फ के 9 हिस्से जो होते हैं वो पानी के नीचे रहते हैं, या जो नाव होती है उसका एक हिस्सा ऊपर होता है और 9 हिस्से पानी के अंदर होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिमालय पर्वत जो है उसका जो भाग हमें दिखाई दे रहा है वो भी केवल एक हिस्सा है, और उसकी बहुत गहरी जड़ें जो है वो अधस्तर सबस्ट्रेटम में है, यानी कि 9 भाग जो है उसका वो सबस्ट्रेटम के अंदर धरातल के नीचे है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। एरी का कहना था कि जो धरातलीय भाग जितना ऊंचा होगा उसकी उतनी ही गहरी जड़ें होंगी, यानी कि जो अधिक ऊंचे उठे हुए भाग हैं उनका वो अधिक गहराई तक सबस्ट्रेटम में डूबे हुए हैं, और जो नीचे भाग हैं वो कम गहराई तक सबस्ट्रेटम में डूबे हुए हैं, और इस प्रकार वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इसको उन्होंने एक उदाहरण लिया। उन्होंने पारे से भरे हुए बर्तन में उन्होंने एक बर्तन लिया और उसमें उन्होंने पारा भरा। पारा जो है उसका घनत्व 13.6 होता है, और उन्होंने उसके अंदर तांबे के अलग अलग ऊंचाई वाले कुछ वो
कॉलम्स लिए और उसका घनत्व 8.6 था। तो उन्होंने उस अलग अलग घनत्व वाले पारे के टुकड़ों को उन्होंने जब तांबे के टुकड़ों को उन्होंने पारे से भरे बर्तन में डुबोया, तो वो जो तांबे का टुकड़ा अधिक ऊंचा था वह अधिक गहराई तक उसका निचला भाग पारे के बर्तन में डूबा रहा, और जो टुकड़ा छोटा था उसका कम भाग जो है वो पारे के बर्तन में डूबा रहा। इसी बात को उन्होंने धरातलीय भूखंडों के आधार पर भी व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वह अधिक गहराई तक धरातल के नीचे डूबा हुआ है। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा उनकी बात को देख सकते हैं। ये पठार, बेसिन, पर्वत, सागरीय तल। पठार का घनत्व उन्होंने कहा कि पठार जो है ये हमारा अधस्तर जो है, इसमें इस चित्र में हमें डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये कुल भूखंड है, और जो भाग जितना ऊंचा है, जैसे पर्वत के भाग को देखें तो वो अधिक गहराई तक धरातल के नीचे उसका भाग है, और सागरीय तल जो है वो सबसे नीचा भाग है, तो वो कम गहराई तक ही डूबा हुआ है। इसके आधार पे एरी महोदय ने ये कहा कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद बेरिंग थिकनेस। इस एक सेंटेंस से हम उनके विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डेंसिटी यानी कि जो भूखंड होते हैं उनमें घनत्व एक समान रहता है, घनत्व में अंतर नहीं आता है, लेकिन विद वेयरिंग थिकनेस, जो भाग जितना ऊंचा होता है वो उतना ही उसका हिस्सा गहराई में सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ रहता है, यानी कि उनकी जो थिकनेस होती है उसमें अंतर होता है, उनके घनत्व में एक से दूसरे भाग में अंतर नहीं होता है। लेकिन इसी वजह कारण कुछ भूगोलवेताओं ने एरी के विचारों की आलोचना भी करी। फिर भी आलोचनाओं के बावजूद भूसंतुलन की संकल्पना से संबंधित जितने भी विचार हैं उनमें एरी के विचार को सर्वाधिक मत प्राप्त है, वे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है उनका। फिर भी कुछ भूगोलवेताओं ने इनकी आलोचना इस आधार पे की कि अगर हिमालय जो है, जैसा कि एरी ने कहा कि हिमालय जो है उसका एक भाग ऊपर है और 9 भाग धरातल के नीचे है, तो हिमालय की अगर हम ऊंचाई देखें तो 8848 मीटर्स इतना भाग धरातल के ऊपर है, और अगर हम इसको 9 से गुणा करें तो ये आता है लगभग इतने मीटर 77,632 मीटर्स का भाग जो है वो धरातल के नीचे हिमालय का स्थित है। और इतनी गहराई वाले भाग में अगर हिमालय जो है वो ठोस रूप में नहीं रह सकता, वहाँ पे नीचे जो गर्म मैग्मा और अन्य पदार्थ हैं उनकी वजह से और अधिक ताप की वजह से हिमालय का जो निचला भाग है वो एक जड़ के रूप में न रह करके वो पिघल जाएगा, वो पिघली हुई अवस्था में होगा। इस आधार पे कुछ भूगोलवेताओं ने एरी के विचारों की आलोचना भी करी।